हाँ जी, कैसे हो आप सब? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, बाल बच्चे राजी खुशी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नोट्स अपलोड करवा दीजिए। कुंदन, जी आइएगा जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू क्या करना जा रहे हैं, मतलब उसका अंत भी करने जा रहे हैं। आइएगा। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, और नेगोशिएबल का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आसानी से नेगोशिएट हो सके, मतलब ट्रांसफर हो सके। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आसानी से आगे ट्रांसफर हो सकता है, लगातार ट्रांसफर हो सकता है ना, उसे अपन लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है जी। खैर, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं होगा फिलहाल। फिर भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन करना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक, चाहे वो पेबल टू बियरर हो या पेबल टू ऑर्डर हो, बस उन्हें क्या कहा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब ये हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? पहला, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं? यस। अगर आप इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर हो तो आपका ट्रांसफर कैसे होगा? केवल डिलीवरी के द्वारा। और इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर हो तो आपका ट्रांसफर कैसे होगा? मैं कह सकता हूँ इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक और बहुत बड़ा फीचर होता है कि यहाँ पर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल जो होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस होल्डर। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आपका टाइटल डिफेक्टिव है, परंतु आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे नेगोशिएट कर दिया किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को, और होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर गुड फेथ में है तो फिर उसका टाइटल वैलिड रहेगा। उसका टाइटल, आपका टाइटल बेशक डिफेक्टिव है मगर उस होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल वैलिड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर लॉ कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इनडेफिनेटली ट्रांसफर किया जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इनडेफिनेटली ट्रांसफर किया जा सकता है। इतनी बात भी क्लियर हो गई बात? चलिए, अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ अ प्रोमिसरी नोट पर। हाँ जी, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? चलिए देखना शुरू करते हैं प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन बताते हुए क्या कहता है? कहता है जी प्रोमिसरी नोट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कैसे? इन राइटिंग में है, बट इसमें बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं आता। तो प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। हाँ जी। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, तो इसके अंदर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग आती है। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के, अंडरटेकिंग मतलब वादा। तो बिना किसी कंडीशन के एक वादा आता है, साइंड बाय द मेकर। कौन? प्रोमिसर इसे साइन करता है, जिसमें वो वादा करता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी वो पे करेगा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, या उसके ऑर्डर पर, या फिर बियरर को। तो promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of or to the bearer of the instrument। ठीक है जी। इस डेफिनेशन को अगर मैं ध्यान से पढूं तो मुझे पता लगता है कि क्या promissory note payable to bearer हो सकते हैं? हाँ, promissory note payable to bearer हो सकते हैं। बट अगर मैं आरबीआई की क्लैरिफिकेशन देखूं तो आरबीआई ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी अपने आरबीआई एक्ट के अंदर, जो कहता है कि promissory note payable to bearer नहीं हो सकते। प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर कभी नहीं हो सकते, बिकॉज इससे क्या होगा? करेंसी खराब हो जाएगी हमारी। तो इसलिए प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं हो सकते। ये आरबीआई की डायरेक्शन थी। अच्छा, फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉमिसरी नोट है, ध्यान से आ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉमिसरी नोट वो एक डेफिनेशन के बेसिस पे ही हैं। फिर हमारे पास आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, बट इसके अंदर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग नहीं, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर इसे भी साइन किया जाता है मेकर के द्वारा, और इसमें प्रॉमिस नहीं आता, इसमें डायरेक्शन आती है। क्या डायरेक्शन किस चीज की? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी पेबल टू बियरर, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू ऑर्डर सब बन सकते हैं। यस, इसमें आरबीआई की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी इसके डेफिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे जैसे एग्जाम्पल है बिल ऑफ एक्सचेंज का, आपको बताना है कि ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है या नहीं है। टू राम डियर राम, हे राम मेरे राम, ये कहीं से बिल ऑफ एक्सचेंज लग रहा है? ऐसे लग रहा है कोई मोहब्बत जता रहा हो। तो हे राम मेरे राम कहीं से बिल ऑफ एक्सचेंज है? नहीं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, 500 रुपए। पे टू माई ऑर्डर द सम ऑफ 500 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मतलब मेरे आदेश पर 500 रुपए पे करो क्योंकि मुझे कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है, कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है, अब मेरे आदेश पर 500 रुपए पे कर दो। इट इज नाइदर साइंड बाय एनी पर्सन एज अ ड्रॉर नॉर एड्रेस टू एनी पर्सन एज अ ड्रॉई, इट इज एक्सेप्टेड बाय जय। भाई एक्सेप्ट तो कर लिया जय ने, बट बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होने के लिए हमने कहा था कि साइंड बाय द मेकर होना चाहिए, तो मेकर के तो साइन नहीं है। यहां पे मेकर के तो साइन नहीं है, और अगर मेकर के साइन नहीं है तो क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है? अगर मेकर के साइन नहीं है तो क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होने के लिए मेकर के साइन होने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था, मैं कहा चेक की डेफिनेशन रहने देना, मत करना, समय की खराबी होगी, याद वैसे ही नहीं होनी हो। आगे फिर इंस्ट्रूमेंट बियरर और ऑर्डर क्या होता है? ये जनरल नॉलेज के लिए, पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है। बियरर इंस्ट्रूमेंट वैसे मतलब केस स्टडी आ जाए तो समझने लायक आना चाहिए हमें। बियरर इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पे या तो वर्ड बियरर लिखा हो या फिर जब एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो तो वो इंस्ट्रूमेंट बियरर होता है, और इन दोनों केसेस को छोड़कर बाकी हर केस के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कैसे होता है? केवल डिलीवरी के द्वारा। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कैसे होता है? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा। ठीक है जी। फिर हमने कहा था टाइम एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अगेन ये भी पेपर में नहीं आएगा कभी भी, बट कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए ताकि केस स्टडी को सॉल्व कर सके। हाँ जी, टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जहां पर टाइम फॉर द पेमेंट मेंशन होता है, फॉर एग्जांपल आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 4 इयर्स, इसे टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जब जब टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा तब तब मैच्योरिटी डेट निकलेगी, ध्यान रखना। प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, दोनों ही टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बट चेक हमेशा एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई टाइम फॉर द पेमेंट मेंशन नहीं होता। आप किसी भी वक्त पेमेंट लेने के लिए जा सकते हो। आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना होता है ऑन प्रेजेंटमेंट, या दिखाना होता है एट साइट, या फिर आपको क्या करना पड़ता है? डिमांड करनी पड़ती है, ऑन डिमांड आप पेमेंट ले सकते हो। ठीक है जी, पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम अब जो पेपर के लिए रेलेवेंट है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनको 8 का मतलब होता है ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट। तो यानी कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ब्लैंक है किसी भी रिस्पेक्ट में, किसी भी रिस्पेक्ट में ब्लैंक होने का मतलब है कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट पे कोई चीज नहीं लिखी है, फॉर एग्जांपल साइन नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं है, या फिर डॉक्यूमेंट पे अमाउंट मेंशन नहीं है, तो सेक्शन 20 उस सिनेरियो को कवर करता है जहां पर अमाउंट मेंशन नहीं है। तो मान लीजिए मैंने आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया, उसमें अमाउंट मेंशन नहीं था। ठीक है जी, तो आपने क्या किया? आपने उस इंस्ट्रूमेंट को फिल किया। आपको ने होल्डर, ध्यान रखना, मैंने आपको दिया है, आप होल्डर हैं, आप उस पर कितना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं? जितनी मेरी एक्चुअल लेबिलिटी है। यानी कि एक्चुअल लेबिलिटी से ज्यादा तो आप रिकवर कर ही नहीं सकते। बोलो हर हर गंगे, किसी भी हालत में एक्चुअल लेबिलिटी से ज्यादा तो रिकवरी हो ही नहीं सकती। बट आपने ये इंस्ट्रूमेंट उठा के आगे किसी को और नेगोशिएट कर दिया। दोबारा बोलता हूं, आपने ये इंस्ट्रूमेंट उठा के आगे किसी और को नेगोशिएट कर दिया। अब आपने जिसको नेगोशिएट किया वो निकला होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो वो कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगा? जितना भी अमाउंट इस पे मेंशन है वो सारे का सारा रिकवर कर सकता है अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ। यानी कि मेरी एक्चुअल लेबिलिटी थी 5000, बट इंस्ट्रूमेंट पे लिखा गया 1 लाख। अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपने किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया, तो क्या मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को 1 लाख रुपए के लिए लायबल हूं? जी हाँ, 1 लाख रुपए के लिए लायबल हूं। ठीक हो गई इतनी बात भी, बढ़ सकते हैं आगे।
फिर आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मैंने कहा जी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है इनलैंड बिल और एक होता है फॉरेन बिल। इनलैंड बिल की खास बात क्या है? इनलैंड बिल ऐसा होगा जो ड्रॉन इन इंडिया होगा, यानी कि ड्रॉन इन इंडिया होगा, उसके साथ में आप 2 अलग अलग कंडीशन जोड़ सकती हैं। पहली कंडीशन ड्रॉन इन इंडिया प्लस पेबल इन इंडिया, या तो ये हो जाए, या फिर ड्रॉन इन इंडिया टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर ये हो जाए। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए तो वो इनलैंड बिल कहलाएगा। बट दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन बिल कहलाएगा। तो फॉरेन बिल क्या है? जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन बिल है। ठीक है जी। फिर हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 43। इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 43। इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिखाया गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है? वॉइड होता है। अब यहाँ पर जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसिडरेशन की बात आती है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन में क्या कहता है? ये अजय ये कॉन्सेप्ट समझना है तुम्हें, क्योंकि ये केस स्टडीज में आ सकता है बहुत ज्यादा। हाँ जी ये केस स्टडीज में आ सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, कंसिडरेशन वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। तो केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इतनी बात ध्यान रखना विदाउट कंसिडरेशन वाले में कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो इट क्रिएट नो लायबिलिटीज बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। तो मतलब अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो कोई आपस में लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। बट अगर कभी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाए तो वो पार्टी जिसके हाथों में आता है इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो क्या कहलाता है? होल्डर फॉर कंसिडरेशन, तो वो सभी की सभी पार्टीज को स्यू कर सकता है। तो ध्यान रखना, ये इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन में मैंने आप सबको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी, वो शॉर्टकट ट्रिक आपने जरूर करनी है, पेपर में जरूर करके जानी है, पेपर में उसे छोड़ के मत जाना, वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला था। क्योंकि अगर किसी का दिमाग फिर गया और ये इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट पेपर में डाल दिया तो एटलीस्ट आपको रहे, क्योंकि ये बड़े क्लोजली है आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके 2 अर्थ निकल रहे हों, जिसको आप दोनों तरफ से कहीं पे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी आई प्रॉमिस टू पे, आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे अ सम ऑफ ₹1 लाख टू राम। मैं अपने आप को आदेश दे रहा हूं। अब ढक्कन सीधा लिखना आई प्रॉमिस टू पे, बट मैंने इस तरीके से लिखा आई ऑर्डर माई सेल्फ, तो यानी कि मैं अपने आप को आदेश दे रहा हूं, तो इसका मतलब एक तरीके से मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। अब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे वर्ड देखा जाए आई ऑर्डर माई सेल्फ लिखा है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है और एक तरीके से प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। अब ये होल्डर पे डिपेंड करेगा कि होल्डर इस इंस्ट्रूमेंट को क्या ट्रीट करता है। वो इसे प्रोमिसरी नोट भी मान सकता है और वो इसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकता है। ठीक है जी। जैसे कि हाँ जी, डिफरेंट पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सी हैं? होल्डर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों में इंस्ट्रूमेंट होता है एंड जो अपने नाम पर, वर्ड ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का अधिकारी होता है। जो अपने नाम पर इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का अधिकारी होता है और जो इस पे पेमेंट रिकवर करने का भी अधिकारी होता है। जो अपने नाम पर इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का अधिकारी होता है और जो पेमेंट रिकवर करने का भी अधिकारी होता है, उसे क्या कहते हैं? होल्डर। तो होल्डर कौन है? हर वो व्यक्ति जो अपने नाम पर इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख सकता है प्लस उस पर पेमेंट रिकवर कर सकता है, वो होल्डर है। वो होल्डर है। तो होल्डर मींस कोई भी व्यक्ति, दोबारा बोलो, जो अपने नाम पर एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख सकता है टू द पोसेशन देयर ऑफ, एंड जो अपने नाम से पेमेंट भी रिकवर कर सकता है टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट मेंशन देयर ऑन फ्रॉम द पार्टी लायबल देयर टू, तो इज कॉल्ड एज अ होल्डर। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है?
होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? मैंने कहा जी होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कंसिडरेशन पे करके, होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कंसिडरेशन पे करके पोसेसर बनता है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि पेबल टू बियरर है, या पेई और इंडोर्सी बनता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो पेबल टू ऑर्डर है। और कब बनता है? बिफोर इट्स मैच्योरिटी, एंड गुड फेथ में होता है। गुड फेथ की लाइन देखिएगा क्या है। हाँ जी, तो यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के 3 फीचर होने चाहिए। पहला फीचर क्या है? कंसिडरेशन। दूसरा क्या है? वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बनेगा? बिफोर द अमाउंट मेंशन इन इट बिकम पेबल, यानी कि बिफोर मैच्योरिटी। और तीसरा बहुत बड़ा फीचर क्या है? उसके पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि जो सामने वाला जो पेमेंट जो सामने वाला व्यक्ति है उसका टाइटल डिफेक्टिव है। इसके पास ऐसे सोचने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। मतलब विदाउट सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम इट डिराइव हिज ओन टाइटल। यानी कि ऐसा सोचने की तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि जिस व्यक्ति से तुम अपना टाइटल ले रहे हो उस व्यक्ति का टाइटल डिफेक्टिव है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये 3 फीचर होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो व्यक्ति है जो कि इन 3 फीचर को पूरा करते हुए बियरर इंस्ट्रूमेंट का पोसेसर बनता है। और अगर तो इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो व्यक्ति है जो कि इन तीनों फीचर को पूरा करते हुए उसका पेई या इंडोर्सी बनता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे ना आपसे होल्डर इन ड्यू कोर्स के फीचर जरूर पूछ सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के फीचर्स कौन कौन से हैं वो आपसे पूछ सकता है। तो पहला, उस व्यक्ति का होल्डर होना जरूरी है, ध्यान रखना होल्डर होना जरूरी है होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए। दूसरी बात, कंसिडरेशन में होना जरूरी है। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट कब लेगा ये बंदा? बिफोर मैच्योरिटी लेगा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्शन मत देखना इसकी। इंस्ट्रूमेंट कब लेगा ये? बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बिफोर द मैच्योरिटी डेट। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द होल्डर मस्ट टेक द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, यानी कि उसका इंस्ट्रूमेंट इसने किस में लिया हो? गुड फेथ में। मतलब इसके पास कोई रीजन टू बिलीव नहीं था कि जिससे ये टाइटल ले रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव है। ठीक है जी, चलिए आगे। यहां पर आते हैं हमारे स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। आपने केवल उतने वाले पोर्शन करने हैं जो कि मैंने आपको करवाए हुए ना कॉपीज में। फॉर एग्जांपल, होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक अधिकार होता है कि उसके पास आते ही सारे के सारे डिफेक्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा, सारी की सारी लाइबिलिटीज ऑफ द प्रायर पार्टी, सारी की सारी प्रायर पार्टीज जो हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को लाइबल हो जाती हैं, सारे डिफेक्ट दूर हो जाते हैं। ये 2-3 फीचर आपने जरूर करने हैं बस होल्डर इन ड्यू कोर्स के, 2-3 फीचर्स का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस जो कॉपी में लिखवाए हैं 2-3 फीचर बस वही दिमाग लगाना। उसके बाद आइएगा, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लायबिलिटी ऑफ द मेकर और अ ड्रॉर ऑफ अ फॉरेन बिल। दोबारा बोलता हूं, लायबिलिटी ऑफ द मेकर ऑब्लिक ड्रॉर ऑफ द फॉरेन बिल। फॉरेन बिल, अच्छा फॉरेन बिल क्या होता है? अभी हमने इनलैंड और फॉरेन बिल किया था ना। चले, तो कहता है जी ऐसा है, द लायबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉर ऑफ द फॉरेन प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज रेगुलेटेड। राइट पेपर में लिख सकते हैं। यश, मुझे एक डर ये था वो कराते हुए कॉन्सेप्ट की कहीं केस स्टडी बनाए और केस स्टडी के अंदर कुछ लिख ना दे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन निकलते हुए केस स्टडी बना के पूछ ले कि अधिकार क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। तो इसलिए मैंने वो जो लिखवाया कॉपी में वो जरूर पढ़ के जाने, जिसमें से सबसे रेलेवेंट केवल 2 पढ़ जाना। सारी की सारी प्रायर पार्टीज जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स को लायबल होती हैं और होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में इंस्ट्रूमेंट आते ही वो फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट हो जाता है। ये 2 राइट आपने जरूर पढ़ के जाने हैं, बस ध्यान रखना। ठीक है, आगे फिर कहता है लायबिलिटी ऑफ द मेकर और अ ड्रॉर ऑफ अ फॉरेन प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक
is regulated in all the essential matter by the law of the place where he made the instrument. यानी कि अगर मैं promissory note, bill of exchange और चेक की बात करूं तो liability of the maker क्या होगी? According to the law of the country होगी जहां पर ये बनाया गया है, according to the law of the place जहां पर ये इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है, and the respective liability of the acceptor and endorser by the law of the place where the instrument is made payable. जबकि liability of the acceptor और जितने भी endorser है उनकी liability उस देश के कानून के मुताबिक गवर्न होगी जहां पर इंस्ट्रूमेंट पेबल है। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया ए के द्वारा लंदन में जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और इसे एक्सेप्ट किया है बी ने बर्लिन में जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। इंडिया में बिल इंडोर्स हुआ और डिसऑनर्ड हो गया। अब अगर मैं ए की लायबिलिटी कहूं तो ए की लायबिलिटी तो 15% होगी, बाकी सबकी लायबिलिटी 6% है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक सामने वाले किसी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है और जिसको आपने ट्रांसफर किया अगर वो व्यक्ति होल्डर है तो ये इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर होना कहलाता है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन क्या होता है? जब किसी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को ट्रांसफर किया जाता है किसी और व्यक्ति को और जिसको आपने ट्रांसफर किया अगर वो होल्डर है तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर होने की या क्या कहलाती है? नेगोशिएशन कहलाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए फिर नेगोशिएशन बियरर इंस्ट्रूमेंट का कैसे हो सकता है? डिलीवरी के द्वारा। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का कैसे हो सकता है? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड डिलीवरी। और डिलीवरी कितने प्रकार की होती है? भाई मैं कह सकता हूं कि बियरर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन डिलीवरी के द्वारा होता है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा होता है। तो ले देकर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवरी है बड़ा इंपॉर्टेंट। न केवल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करते हुए डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बल्कि इंस्ट्रूमेंट को बनाते हुए भी इंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट, डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया या प्रॉमिसरी नोट बनाया। प्रॉमिसरी नोट पे जैसे ही मैं मेकर के साइन कर रहा था मैंने कहा यहां पे दर्द उठा और मैं चला गया। अब सवाल उठा, तुम जिसके नाम पे मैं इंस्ट्रूमेंट लिख रहा था वो सामने ही खड़े थे, तुम मेरे को करता देख के तुमने इंस्ट्रूमेंट उठाया और उठा के चल दिया। क्या तुम उस इंस्ट्रूमेंट पे पेमेंट रिकवर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के बनने के बाद भी उसकी डिलीवरी जरूरी है। बनने के बाद भी डिलीवरी जरूरी है, ध्यान रखना, बनने के बाद भी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बनने के बाद भी उसकी डिलीवरी जरूरी है, तो इसलिए डिलीवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिलीवरी कितने प्रकार की होती है? हाँ जी, डिलीवरी होती है 3 प्रकार की। पहली होती है एक्चुअल डिलीवरी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी की थी ना, ऐसी मिलती जुलती थी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जब इंस्ट्रूमेंट को फिजिकली ट्रांसफर कर देते हो सामने वाले के पास, इंस्ट्रूमेंट उसके हाथों में पकड़ा दिया तुमने। दूसरी होती है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, जब इंस्ट्रूमेंट उसके बिहाफ पर किसी और को ट्रांसफर कर देते हो, यानी और या फिर जब इंस्ट्रूमेंट किसी और को या फिर अपने पास ही रखते हो उसके बिहाफ पर। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें प्रॉमिसरी नोट दिया, मैंने कहा भाई रामलाल ये इंस्ट्रूमेंट अब ले जाओ जो मैंने तुम्हें पेमेंट करनी थी। तुमने कहा सर अपने पास ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में उठा लूंगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट मैं तुम्हारे बिहाफ पर रखकर बैठा हूं, इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। फिर तीसरी आती है कंडीशनल डिलीवरी। कंडीशनल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल डिलीवरी का मतलब है कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर किया जाता है विद सम कंडीशन। कंडीशन फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी पर्पस से। तो अगर सिक्योरिटी पर्पस से किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर किया गया है तो यहां पर जो ट्रांसफरी है ना उसको वो रिकवर नहीं कर सकता जब तक कि कंडीशन पूरी ना हो जाए। और परंतु अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट कभी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आ जाए तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कंडीशनल डिलीवरी के बावजूद भी पैसा रिकवर कर सकता है। याद आया? यहां राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स में लिखवाया हुआ है।
याद आया? चलिए, फिर हम आते हैं बाउंसिंग ऑफ चेक पर। चेक की बाउंसिंग। बाउंसिंग का मतलब होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब पेमेंट के लिए हुआ तो पेमेंट के लिए गया तो पेमेंट नहीं हो पाई, मतलब पेमेंट में डिफॉल्ट किसने किया? ड्रॉई ने। ड्रॉई कौन होता? बैंक। ऑब्वियसली बैंक ही मना करेगा। तो ड्रॉई ऑफ अ चेक ने मेक डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि जो ड्रॉर होता है उसे सजा मिल सकती है कितने? 2 साल तक की, या फिर 2 गुना ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, या फिर दोनों, ये सजा मिल सकती है। बट ऐसा नहीं है कि इधर मेरा चेक बाउंस हुआ, उधर एक गाड़ी आएगी मुझे पजामे में उठा के रात को ले जाएगी। नहीं, बाउंसिंग होने के बाद एक्शन लेने के लिए कुछ कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। पहला, चेक बाउंसिंग का रीजन क्या है? इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड। तो चेक बाउंसिंग का रीजन क्या है? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। हाँ जी, इनसफिशिएंसी कहां पे हुई हो? 2 जगह पे हो सकती है। या तो आपको शायद बैंक ने लिमिट दी हुई है, वो सैंक्शन लिमिट कम पड़ गई, या फिर अगर कोई लिमिट नहीं है तो आपका जो अमाउंट था क्रेडिट में वो कम पड़ गया आपको, तो इसका मतलब है इस वजह से बाउंसिंग हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात, सेक्शन 138 के अंदर एक्शन तभी ले सकते हो जबकि लीगली इनफोर्सेबल डेट हो, मतलब टाइम बार डेट के लिए एक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जब किसी लायबिलिटी के लिए आपने चेक इशू किया हो, यानी कि अगर कोई चैरिटी डोनेशन वगैरह के लिए चेक इशू किया है तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, और आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, चेक जो है प्रेजेंट किया जाएगा बैंक को कितने टाइम के अंदर अंदर? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। चेक बैंक को प्रेजेंट किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन, यानी कि 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन चेक शुड बी प्रेजेंटेड टू द बैंकर। नेक्स्ट पॉइंट, पेई, अगर मान लीजिए चेक बाउंस हो जाता है तो फिर बाउंसिंग में एक्शन लेने से पहले या सेक्शन 138 अट्रैक्ट करने से पहले जरूरी है कि जो पेई या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं वो एक डिमांड करेंगे। डिमांड किस लिए? पेमेंट की। यानी कि पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स डिमांड करेंगे पेमेंट की। एक रिटर्न नोटिस दिया जाएगा ड्रॉर को, कितने दिन में? 30 दिन में। ड्रॉर को एक रिटर्न नोटिस दिया जाएगा 30 दिन में ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक, यानी कि बैंक से इंटीमेशन रिसीव होगी। जिस दिन आपको बैंक से सूचना मिलेगी मुबारक हो चेक बाउंस हो गया, उस दिन आप, कौन है आप? ड्रॉई हैं या फिर पेई हैं? आप एक नोटिस देंगे किसको? ड्रॉर को। सॉरी, आपको ना होल्डर हैं या पेई हैं, आप ड्रॉर को एक नोटिस देंगे कि भैया देख ऐसा है, मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, मैं तुझे पेमेंट के लिए 15 दिन और दे रहा हूं, 15 दिन के अंदर पेमेंट दे दे। अब ये जो नोटिस तुम्हें देना है ये 30 दिन के अंदर देना है, जिस दिन तुम्हें बैंक से सूचना मिलेगी। 15 दिन का टाइम तुमने ड्रॉर को पेमेंट के लिए दिया, अगर ड्रॉर पेमेंट नहीं कर पाया तो फिर इसे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन अरोज हो गया है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है। तो अगर ड्रॉर पेमेंट नहीं कर पाया तो फिर तुम 1 महीने के अंदर अंदर तुम कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कहां से 1 महीने के अंदर अंदर? जहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, जहां से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां से 1 महीने के अंदर अंदर तुम एक्शन ले सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात भी? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर। हाँ जी, होल्डर के फेवर में क्या प्रिजम्पशन है? वेयर अ चेक इज डिसऑनर्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट अ होल्डर ऑफ चेक रिसीव द चेक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी। दोबारा बोलता हूं, जब भी चेक डिसऑनर्ड होगा इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम माना जाएगा कि चेक जो इशू किया गया था वो फॉर द पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी ही इशू किया गया था, जब भी डिसऑनर होगा। ठीक है जी। फिर डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। अच्छा, अब देखो होल्डर जो है ना, वो जो ड्रॉर है वो ये कभी नहीं कह सकता कि भैया मुझे नहीं पता था कि मेरा चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे अकाउंट में जो लिमिट है वो कम पड़ जाएगी। कभी भी नहीं हो सकता।
आप ड्रॉर ये वाला कभी भी स्टैंड नहीं ले सकते कि भाई मैं निर्दोष हूं, मुझे नहीं पता था कि मेरी लिमिट कम पड़ जाएगी। ये क्या फालतू की बात, आपको इतना नहीं पता चेक इशू करते हुए कि कितना अमाउंट आपके चेक में पड़ा है, कि आपके अकाउंट में पड़ा है, तो ऐसी बात नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक हो गई इतनी बात भी। आगे रूल्स ऑफ कंपनसेशन है, मैं इसको एक बार डिस्कस करवा देता हूं, बट इससे पहले प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट क्या होता है? चलिए जी, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए तो इसे कहा जाता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। सवाल उठा, क्या हर इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट किया जाना जरूरी है? लॉ कहता है हां, केवल एक को छोड़कर। वो क्या? जब कोई प्रोमिसरी नोट हो जो कि पेबल ऑन डिमांड हो, जहां पर कोई पार्टिकुलर प्लेस फॉर द पेमेंट मेंशन ना हो। दोबारा बोलता हूं, प्रोमिसरी नोट हो, बोलो मेरे साथ, प्रोमिसरी नोट हो, कोई पार्टिकुलर प्लेस फॉर द पेमेंट मेंशन ना हो एंड पेबल किस पे हो? डिमांड पे, तो वहां पर प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी हर केस फॉर द पेमेंट किया ही किया जाता है। अब सवाल उठा, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कौन कर सकता है? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कौन कर सकता है? तो मैंने कहा जी होल्डर कर सकता है। अच्छा, होल्डर के बिहाफ पर उसका एजेंट भी कर सकता है? यस। उसके मरने के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है? यस। ठीक है ना। आगे किसको किया जाता है? मैंने कहा जी मेकर को, ड्रॉर को, या फिर ड्रॉई को, या फिर उनके एजेंट को, या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, या फिर उनके असाइनी को, इंसॉल्वेंसी के केस में। पर कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर प्रेजेंटमेंट बेकार हो जाता है, मतलब प्रेजेंटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे इंस्टेंस हो सकते हैं, वो कौन कौन से इंस्टेंस है? हाँ जी, पहला, अगर मेकर प्रेजेंटमेंट होने ही नहीं दे रहा, आपको जानबूझ के किसी और जगह पे बुला लिया है, हाँ जी मैं जरा आज हरियाणा में हूं, हरियाणा आ जाओ, वो तुम हरियाणा में पहुंच गए, वहां वो है ही नहीं। गौरव पॉल अभी एक दो दिन के अंदर अनाउंस करने वाला हूं, डोंट वरी। ठीक है। आगे, अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट पेबल नहीं है किसी पार्टिकुलर प्लेस पे, नॉट पेबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस, बट वो बंदा मिल ही नहीं रहा, सुबह से शाम हो गई, ना घर पे मिल रहा है, ना फैक्ट्री में मिल रहा है, ना कहीं पे मिल रहा है, तो कहां करोगे इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट? कहां जाओगे प्रेजेंट करने के लिए? थर्ड, अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, इंस्ट्रूमेंट पेबल है एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, बट उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर दिया है ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। यूजुअल बिजनेस आवर्स भी प्लेस ऑफ बिजनेस अपना बंद कर दिया उसने। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट होना था किसी पार्टिकुलर डेट और आपने उसे प्रेजेंट नहीं किया है, तो ध्यान रखना अब आप लायबल टू पे नहीं हो, पर बावजूद इसके आप धर्मात्मा निकले। आप उस पार्टी के पास दोबारा पहुंचे जो होल्डर थी, आपने उसे लिख के दे दिया कि मैं आप 15 दिन बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा, या आपने पार्ट पेमेंट कर दी, तो इस तरीके से आप एक एडवांटेज या बेनिफिट उठा सकते थे नॉन प्रेजेंटमेंट का, वो आपने नॉन प्रेजेंटमेंट का बेनिफिट नहीं उठाया, जबकि आप उठा सकते थे। तो यानी कि प्रेजेंटमेंट को आपने बेकार कर दिया है। तो प्रेजेंटमेंट कैसे कैसे कब कब बेकार हो जाती है? पहला, अगर मेकर जानबूझ के प्रेजेंटमेंट करने से रोके। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे पेबल नहीं है बट वो बंदा मिल ही नहीं रहा, मतलब वो बंदा जिसको प्रेजेंट करना है वो मिल ही नहीं रहा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट लेके प्रेजेंटेशन करनी है आपने। इंस्ट्रूमेंट किसी पार्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस पे पेबल है बट वो प्लेस उस दिन लॉकआउट है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट वाले दिन जिसने प्रेजेंट करना था वो नहीं किया उसने प्रेजेंट, अगर नहीं किया तो मौज मस्ती करो, फिर यू आर नॉट लायबल टू पे। आपको प्रेजेंटमेंट नहीं हुई तो आप एज अ मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू आर नॉट लायबल एट ऑल, बट फिर भी आप पहुंचे होल्डर के पास, आपने कहा भाई साहब आपने कल पेमेंट लेने आना था, आप आए नहीं, लो जी ये लो थोड़ी पेमेंट आज ले लो, थोड़ी 15 दिन बाद दे दूंगा। अजीब ढक्कन है भाई, अबे अब तो लायबल ही नहीं है, क्यों दे रहा पेमेंट? बट फिर भी दे रहे हो तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि
क्या कर सकते हैं। आइए जी, अब एक चीज मैं आपको करवा देता हूं, सुन लीजिएगा, एक बार हो सके तो पढ़ जाइएगा। रूल्स ऑफ कंपनसेशन बहुत ज्यादा रिलेवेंट तो मुझे नहीं लग रहे हैं, बट एक बार फिर भी पढ़ना हो तो पढ़ जाना। मैं एक बार रीड आउट करवा देता हूं रूल्स ऑफ कंपनसेशन। हाँ जी, अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट हो गया बाउंस, तो क्या होगा, द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विद द एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इट। द नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में सुना होगा। अगर मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं आपके पास पेमेंट लेने के लिए आया, परंतु आपने पेमेंट देने से मना कर दिया, अब मैं ये इंस्ट्रूमेंट को लेकर नोटरी पब्लिक के पास जाऊंगा। अब नोटरी पब्लिक वाला मेरे साथ चल के आपको प्रेजेंट करेगा। अगर आपने अब भी पेमेंट नहीं दी तो इस इंस्ट्रूमेंट को फिर एग्जैक्टली माना जाता है कि ये डिसऑनर हुआ है। वो नोटरी वाला इसके चार्जेस लेता है। अब वो ये जो फैक्ट है, अब वो जब इंस्ट्रूमेंट, जब वो आया, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट लेके आपने फिर भी मना किया, तो वो ये फैक्ट जो है ना, वो इंस्ट्रूमेंट पे लिख देता है। तो अगर ये फैक्ट इंस्ट्रूमेंट पे लिख दिया कि मैं गया था, मुझे भी मना कर दिया, तो इसे नोटिंग कहते हैं। बट ये फैक्ट अगर वो अलग से सर्टिफिकेट बना के देता है तो इसे प्रोटेस्टिंग कहते हैं। दोनों के ही वो चार्जेस लेता है, जिसे नोटिंग चार्जेस कहते हैं। तो जो होल्डर है, जब कोर्ट में जाके अमाउंट रिकवर करेगा, तो जो बिल पे अमाउंट है या प्रोमिसरी नोट पे अमाउंट है, वो तो रिकवर करेगा ही करेगा, साथ में नोटिंग चार्जेस भी रिकवर करेगा और ऑल अदर एक्सपेंसेस भी रिकवर करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं जी, व्हेन द पर्सन चार्ज्ड रिजाइड्स एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम दैट एट विच द इंस्ट्रूमेंट वाज पेबल। मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ आप केस कर रहे हो वो किसी और जगह पे रहता है, एट विच द इंस्ट्रूमेंट वाज पेबल, जहां पे इंस्ट्रूमेंट पेबल है वहां से कहीं और रहता है। मतलब वो रहता है दिल्ली में, इंस्ट्रूमेंट पेबल है पंजाब में। The holder is entitled to receive such sum at the current rate of exchange between the two places। अब ये इंडिया के अंदर तो हो ही नहीं सकता, ये तो प्लेस ये तभी होगा जब फॉरेन का बिल होगा ना, तभी पॉसिबल होगा। यानी कि पर्सन चार्ज रिजाइड्स एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम दैट वेयर द इंस्ट्रूमेंट वाज पेबल। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट पेबल था इंडिया में और ये बंदा कहां रहता है, ये रहता है जापान में। तो ये जो होल्डर है, अब क्या मैं कह सकता हूं कि जापान का रेट डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता रहता होगा? भाई जापान की जो करेंसी है येन, क्या वो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती होगी? ठीक है, तो आज का जो रेट है ना, आज का, आपको आज के रेट के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। अगर ये बंदा यूएस से का रहने वाला है तो डॉलर्स का रेट रोज चेंज होता रहता है, तो जो आज का रेट होगा ना होल्डर, तुम्हें आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक पेमेंट मिलेगी। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल, एन एंडोर्सर हु बीइंग लायबल हैज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट सो पेड विद इंटरेस्ट एट 18% per annum from the date of payment until tender or realization thereof together with all the expenses caused by the dishonor and payment। भाई साहब, जो इंडोर्सर है, मान लीजिए एक्स, ये मेकर है, ये वाई ने जेड को दिया, वाई इंडोर्सर है, जेड ने वाई से रिकवर कर लिया। अब वाई एक्स से रिकवर करेगा, साथ में 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ करेगा। ठीक हो गई इतनी बात? अब इंडोर्सर, अगर मान लीजिए ये इंडोर्सर इंडिया का है, ये यूएस का है, तो इसे भी जो पेमेंट मिलेगी वो उस दिन, जिस दिन पेमेंट मिलनी है उस दिन के एक्सचेंज रेट के मुताबिक मिलेगी। व्हेन द पर्सन चार्ज्ड मतलब एक्स एंड सच इंडोर्सर मतलब वाई
reside at a different place, the endorser is entitled to receive such sum at a current rate of exchange. तो जो आज का डेट है एक्सचेंज रेट का, उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी। वैसे तो ये 4 मोर देन इनफ है, 5वां फिर भी बोल देता हूं। द पार्टी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन मे ड्रॉ अ बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कंपनसेट हिम, पेबल एट साइट और ऑन डिमांड, फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम टुगेदर विद ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, एंड सच बिल मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड। समझ रहे हो? ये एक्स है, ये वाई है, ये मेकर है, अमाउंट है 1 लाख रुपए का, ये होल्डर है, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड, इंस्ट्रूमेंट हो गया डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस लगे हैं 10,000 रुपए, इंटरेस्ट लगा है 8,000 रुपए, तो इसके लिए एक सेपरेट बिल बनाया जा सकता है, सेपरेट बिल बनाया जा सकता है। समझ आई बात? द पार्टी एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन मतलब एक्स मे ड्रॉ अ बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कंपनसेट हिम मतलब वाई, जो पेबल एट साइट या फिर ऑन डिमांड, डिमांड पे पेबल एक बिल बन सकता है, फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम टुगेदर विद ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हिम। Such bill must be accompanied by an instrument dishonor and the protest thereof. If such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make compensation thereof in the same manner as in case of a original bill. अगर ये भी dishonor हो गया तो फिर इसकी भी compensation अलग मिलेगी। बताओ जी, 5 पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत? क्लियर है? आज मैं इसके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं और थर्सडे को हम इसकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की क्लास लेंगे। अच्छे से पहले सफा चट करके आना, अच्छे से पढ़ के आना। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की क्लास होगी इसकी, थर्सडे को खत्म करेंगे। टेस्ट की कॉपीज जिन्होंने टेस्ट दिया है कल से मिलना शुरू हो जाएंगी, और संडे को, इस संडे को टेस्ट है। इस संडे का जो टॉपिक है उनका नाम है बेलमेंट एजेंसी इंडेमनिटी नेगोशिएबल, और इससे अगला टेस्ट जो अगले संडे को होगा वो 50 नंबर का होगा। इस संडे को टेस्ट है तीनों स्पेसिफिक एक्ट, एजेंसी, बेलमेंट इंडेमनिटी प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 1-to-1 डिस्कशन होने वाली है हर्षित, में बताऊंगा, चिंता मत कर। एक ही बार करनी है पेपर से जाने से पहले, एक बार, चिंता मत कर। वो 50 मार्क्स वाले में ही करूंगा मैं। चलो जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। थर्सडे को इसकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन होंगी। थैंक यू।